हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी कि एफएमएस की विशेषताओं को देखा था। हमने जाना था कि किस प्रकार से प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स और प्रोडक्शन को सपोर्ट करने वाले इक्विपमेंट्स अपने अलग अलग फीचर्स के साथ पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली को फ्लेक्सिबल बनाने में योगदान देते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे कि अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम फ्लेक्सिबिलिटी इनकॉर्पोरेट करें यानी उस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करें तो उसके हमें क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ लिमिटेशंस भी देखा था और ओवरऑल हमने कंक्लूजन निकाला था कि जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसे बेसिकली मीडियम क्वांटिटी के साथ मीडियम वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई करना श्रेष्ठकर होगा। ठीक है, और उसी के साथ हमारा ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम समाप्त हो गया था। आज हमारे पास नई यूनिट है, ये है मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो ज़रूरी है हमें उसके कुछ बेसिक और रिक्वायर्ड संसाधनों की, जैसे कि कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, फिर मानव श्रम यानी कि ह्यूमन लेबर, इसके अलावा टूल एवं फिक्सर्स, मशीन टूल्स इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इनके अभाव में अगर हम चाहें कि मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो संभव नहीं है। ठीक है, इनके अभाव में मैन्युफैक्चरिंग किसी कीमत पर नहीं हो सकती। अब जैसे कच्चा माल तो अंतिम एवं परिष्कृत पदार्थ के लिए प्रयोग किए गए पदार्थ को यानी जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम प्रोडक्ट को उपयोग करते हैं उसी को क्या कह देते हैं, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। मशीन एवं उपकरण तो कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए मशीन और औजारों को उस पदार्थ का मशीन एवं उपकरण कह दिया जाता है। उदाहरण के लिए ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन, स्लॉटर मशीन इत्यादि। उसके बाद टूल एवं फिक्सर्स तो ये मशीन द्वारा कार्य करके या मशीन पर कार्य करके उत्पाद का रूप परिवर्तन करने में प्रयोग किया जाता है। यानी ये वे उपकरण हैं जो मशीनिंग प्रोसेस के दौरान उस रॉ मटेरियल को, कच्चे पदार्थ को थामने का, सपोर्ट देने का कार्य करते हैं ताकि मशीनिंग प्रोसेस आसानी से की जा सके। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ऊर्जा, एनर्जी। बिना एनर्जी के कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन संभव नहीं है, क्योंकि एनर्जी ही वो एंटिटी है जो कि मशीन या मशीन टूल को ऑपरेट करने में सहायक होती है। प्रमुख ऊर्जाएं विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, द्रवीय या वायु दाबी यानी न्यूमेटिक एनर्जी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा मानव श्रम तो मानव श्रम इन सबको कोऑर्डिनेट करता है, इन सबको एक साथ ला करके ही प्रोडक्शन प्रोसेस को संभव करा पाता है। यानी मानव श्रम इन सब में सबसे आवश्यक है और इसके बिना तो प्रोडक्शन सोचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सारे कारक को, मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए जितने प्रोसेस हैं, जितने स्टेप्स की आवश्यकता है, इन सबको एग्रीगेट करना, कोऑर्डिनेट करना ये मानव श्रम का ही काम होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंतर्गत अगर हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट बनाना है तो हमें कुछ आवश्यक कारक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ आवश्यक प्रोसेस की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक कारक में हमारे पास आ जाएंगे मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मार्केट। ठीक है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मार्केट, और इन सबको कोऑर्डिनेट करके एक बेस से ले जा कर के हम प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन व मोटिवेशन के द्वारा प्रोसेस अप्लाई करके प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि 5M अर्थात मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और मार्केट। ठीक है, इनके साथ 5P यानी कि
प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन और मोटिवेशन। ठीक है, इनसे मिलकर ही इंडस्ट्री का निर्माण संभव है। ठीक है, जिसे हम इस ब्लॉक डायग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी इंडस्ट्री को संभव करते हैं, यानी इंडस्ट्री को पॉसिबल बनाते हैं, तो ये 5M और 5P ऐसे 2 मेन कारक हैं जो इंडस्ट्री के लिए अति आवश्यक हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्री या उद्योग है क्या? तो वह स्थान जहां उत्पादन क्रियाओं के लिए आधारभूत संसाधनों जैसे कि पूंजी, ठीक है, यानी कैपिटल, स्थान यानी कि प्लेस, शक्ति यानी कि पावर, सामग्री यानी मटेरियल तथा मानव श्रम यानी ह्यूमन लेबर, इसकी व्यवस्था होती है। ठीक है, उद्योग किसी देश की पूंजी होती हैं जो रोजगार मुहैया कराती हैं। उद्योग तथा विनिर्माण एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, क्योंकि विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम उद्योगों के आधारभूत संसाधनों का इस्तेमाल करके कच्चे माल को तैयार वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वो सिस्टम है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उद्योग के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो आधारभूत संसाधन हैं, बेसिक रिसोर्सेज, इनका इस्तेमाल करके किसी कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं। आधारभूत संसाधनों में मानव श्रम, उपकरण, औजार तथा ऊर्जा ये सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये किसी उद्योग के आधारभूत संसाधन हैं। ठीक है, बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है ये 2 शब्दों से बना होता है। एक है मैन्यूस तथा दूसरा है फार्टस, जिसका अर्थ है हाथ द्वारा उत्पादन। ठीक है, हालांकि वर्तमान समय में विनिर्माण सभी प्रकार के प्रक्रमों को ऑटोमेटिक मशीन द्वारा किए जाने वाला उत्पादन कार्य है, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इन टूडेज सिनेरियो इज बेसिकली डन बाय ऑटोमेटेड मशीन्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित। हालांकि हमारा जो मेन उद्देश्य है इस चैप्टर के अंतर्गत वो मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस को देखना है, यानी कुछ विशिष्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं जिसका उपयोग करके हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है हमारा रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, वह सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस एक कंसेप्ट के अंतर्गत आ जाते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो सबसे पहले हमें देखना है रैपिड प्रोटोटाइपिंग ये होता क्या है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन के कई सारे फेज होते हैं, कई सारे चरण होते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले समस्या देखना। ठीक है, या एम पता करना कि हम प्रोडक्ट क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उद्देश्य क्या है। उसके बाद और सारे स्टेप्स आते हैं। लास्ट में हमारे पास जब हमारी डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली होती है तो हमें 2 स्टेप्स मिलते हैं, प्रोटोटाइपिंग या मॉडलिंग। तो किसी उत्पाद का ये अंतिम डिज़ाइन का अंतिम चरण होता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग बेसिकली तकनीकों का समूह है। ठीक है, ग्रुप ऑफ टेक्निक्स जिसकी सहायता से किसी डिज़ाइन का फिजिकल मॉडल तैयार किया जाता है, यानी भौतिक मॉडल तैयार किया जाता है। ठीक है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है इसमें कैड टेक्निक्स का उपयोग करके किसी डिज़ाइन मॉडल को फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है। यह प्रोटोटाइपिंग की सबसे नवीनतम तकनीक है, यानी जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस है ये एक प्रोटोटाइप बनाने की सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंतर्गत कैड कैम टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग किन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कैड कैम इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से इसे बना लेते हैं। ठीक है, हालांकि जो कंकरेंट इंजीनियरिंग होती है उसमें हम देख सकते हैं कि बेटर क्वालिटी और कम लागत के कारण इसके कई सारे फ़ायदे हैं। प्रोटोटाइप के त्वरित विकास के लिए कुछ तकनीक की अनुपस्थिति में समवर्ती इंजीनियरिंग को सही ढंग से शामिल करना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, हालांकि प्रोटोटाइप ने इसे पॉसिबल बना दिया है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटोटाइपिंग के जो मुख्य लक्षण हैं वो हमें देखना है।
या इसके जो मेन स्टेप्स हैं वो देखना होता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोटोटाइपिंग को एक सिस्टमेटिक वे में रीअरेंज करें, ये बेसिकली होते क्या हैं, तो हम पाएंगे कि तकनीकों का वो समूह है जिसका उपयोग 3D कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की सहायता से, ठीक है, तकनीकों का समूह है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर 3D कंप्यूटर यानी कैड की सहायता से किसी डिज़ाइन का फिजिकल मॉडल यानी भौतिक मॉडल तैयार किया जाता है, ठीक है। और किसी भौतिक भाग अथवा फिटिंग का निर्माण प्रायः 3D संस्करण अथवा योज्य परत निर्माण तकनीक द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है ये हमारे डिजिटल या जो डिजाइंड मॉडल है उसको फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट कर देता है। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स के अंतर्गत कई सारी टेक्निक्स होती हैं और इनका संचालन हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के द्वारा आसानी से करके नए फिजिकल मॉडल्स को बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटोटाइपिंग है इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग के द्वारा फिजिकल मॉडल तैयार करते हैं। तो सबसे पहला है कि डिज़ाइन का कैड मॉडल तैयार करना, यानी डिज़ाइन को कैड सिस्टम पर हम डिज़ाइन के द्वारा या डिज़ाइन का डिजिटल मॉडल या कैड मॉडल तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा इस कैड मॉडल को STL फाइल में परिवर्तित किया जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, कैड मॉडल को यानी जो डिज़ाइन का कैड मॉडल है अर्थात जो हमने कंप्यूटर पर डिज़ाइन की है अब उसे किस में बदल लेते हैं, STL फाइल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास STL फाइल की सतह के काट छांट में परिवर्तित करते हैं, अर्थात इसमें अगर कुछ हमें चेंजेस करने हैं तो यहाँ इसमें थर्ड स्टेप में किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सतह के अनुसार मॉडल का निर्माण करना, यानी जो सरफेस आ रही है उसके अनुसार हमें मॉडल को तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल की सप्लाई करना। तो फोर्थ स्टेप जो है हमारा जो STL फाइल की सरफेस को रीअरेंज करने के बाद स्पेस आती है उसी के अनुसार हम मॉडलिंग कर लेते हैं और फाइनली हमारा प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है। अब ये टर्म बार बार जो STL आप देख रहे हैं ये क्या है, तो STL बेसिकली स्टीरियोलिथोग्राफी कहलाती है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला कार्य होता है डिज़ाइन का कैड मॉडल तैयार करना, या यूँ कहें कि डिजिटल मॉडल तैयार करना, उसको फिर हम STL फाइल में कन्वर्ट करते हैं दूसरे स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमारे पास जो STL मॉडल है उसके सरफेस इत्यादि की रीअरेंजिंग कर देते हैं और इसके बाद जो स्टेप हमें मिलती है उसमें जो सरफेस मिलती है उसी के आधार पर हम मॉडलिंग कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्यों, आखिर हमें करना ही क्यों है, क्यों चाहते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग बनाना। तो क्योंकि जो उत्पाद डिज़ाइनर केवल एक कंप्यूटर मॉडल या लाइन ड्राइंग के बजाय एक नए पार्ट या उत्पादन डिज़ाइन का एक भौतिक मॉडल रखना चाहते हैं। ये जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर होते हैं ये चाहते हैं कि जो उन्होंने ड्राइंग बनाई है उसका एक फ़िजिकल मॉडल अपने पास रख सकें, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोटाइपिंग बनाना डिज़ाइन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। वर्चुअल प्रोटोटाइप यानी पार्ट डिज़ाइन का एक कंप्यूटर मॉडल डिज़ाइन के लिए कैड सिस्टम पर्याप्त नहीं होता। तो जो हमारा डिज़ाइन का कैड मॉडल है या डिजिटल मॉडल है इसे वर्चुअल प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। और ये किसी कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, ठीक है। और इस प्रकार से हम उसके 3D पार्ट्स यानी पार्ट्स की कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। रैपिड प्रोटोटाइप बनाने के लिए डिज़ाइनर मुक्त आँखों से जांच कर सकता है और भौतिक रूप से इस भाग को महसूस कर सकता है। यानी अगर रैपिड प्रोटोटाइपिंग कर ले गई है तो इसके बाद डिज़ाइनर उसे आसानी से 3D डायरेक्शन में या 3 व्यू में आसानी से इंस्पेक्ट कर सकता है और उसको फील कर सकता है एवं उसकी खूबियों एवं कमियों का उचित आकलन भी कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो भी हमारा डिज़ाइन का कैड मॉडल है या डिजिटल डिज़ाइन है या वर्चुअल मॉडल है उसको एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस में लाने का प्रयास करता है जिसकी सहायता से
हम उस कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल को जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड प्रोटोटाइपिंग का उपयोग। तो सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन के लिए उत्कृष्ट है। यानी जो इन्फॉर्मेशन हम केवल एक लाइन के द्वारा देना चाहते हैं, शायद उससे कहीं बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर इन्फॉर्मेशन हम फिजिकल मॉडल के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकें। इसके अलावा डिज़ाइन टेस्टिंग के लिए प्रोटोटाइप, यानी जो हमने डिज़ाइन बनाई है ये क्या हमारे जो प्रॉब्लम इनिशिएटर था, यानी जो क्वेश्चन था जिसके लिए हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा टूल निर्माण में, अब जो कंपोनेंट बनाना है उसके अनुसार हमें टूल भी डिज़ाइन करने होते हैं, तो ये सारे कार्य भी आसानी से हो सकते हैं और उच्च गुणवत्ता के लिए उपयोग के लिए। ठीक है, क्योंकि जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है इसमें फिजिकल मॉडल जो तैयार हुआ है इसकी सहायता से हम हाई क्वालिटी के वर्क प्रोसेस के द्वारा हाई टॉलरेंसेस के साथ, हाई सर्विसनेस के साथ प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे और इस प्रकार से हमारी कंपोनेंट की ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लाभ अथवा हानि। ठीक है, या लाभ हानि कर सकते हैं, यानी इससे फ़ायदे क्या हैं। अगर फ़ायदे हैं तो क्या कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो सारी बातें देखेंगे। तो सब्ट्रैक्टिव टाइप रैपिड प्रोटोटाइपिंग आमतौर पर टूलिंग प्रक्रिया के कारण सरल ज्यामितीय तक सीमित होती है। ठीक है, जहाँ सामग्री को हटा दिया जाता है। ये जो सब्ट्रैक्टिव टाइप रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, इसमें आप जानते हैं कोई एक पोर्शन होता है जिसके अंतर्गत हम अलग अलग पार्ट्स को हटा करके उसके मॉडलिंग को जज करते हैं। इस प्रकार के रैपिड प्रोटोटाइपिंग में आमतौर पर अधिक समय लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका जो मेन एडवांटेज ये है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसमें ऑप्टिमम मटेरियल में उसे आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो एडिटिव टाइप रैपिड प्रोटोटाइपिंग है इसमें समय तो कम लगता है। ठीक है, और कम लागत में ही हमारी ये ज्योमेट्रिकल प्रोटोटाइपिंग की रचना हो सकती है। लेकिन एडिटिव टाइप रैपिड प्रोटोटाइपिंग में फैब्रिकेशन के बाद के खर्चे, जैसे कि शुद्धिकरण, परिष्करण आदि का खर्चा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि एडिटिव टाइप्स प्रोटोटाइपिंग में लेयर्स अटैचमेंट होती हैं, जो एक्स्ट्रा लेयर्स अटैच होने के कारण जब हम उसको फाइनली फैब्रिकेट करते हैं तो उसको फाइन फॉर्म में लाने के लिए, यानी इस पर पूर्णतः शुद्ध रूप में लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। ठीक है, लाभ इसके देखें तो तेज़ एवं कम लागत वाली विधि है, बहु डिज़ाइन विधि है, यानी इसमें बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे मेथड्स हैं। डिज़ाइन का भौतिक सत्यापन संभव होता है, यानी इस रैपिड प्रोटोटाइपिंग के द्वारा जो डिज़ाइन है उसका हम फिजिकल प्रूफ देख सकते हैं। उत्पाद विकास समय कम हो जाता है, यानी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम है वो भी आसानी से कम हो जाता है। फिर भी इसके कुछ डिसएडवांटेज तो हैं, जैसे कि सतह परिष्करण रफ होता है, यानी जो इसकी सरफेस फिनिश होती है थोड़ी सी रफ होती है। इसके अलावा रिजोल्यूशन पारस्परिक विधि की तुलना में कम होता है, यानी जो इसका रिजोल्यूशन है वो जो कन्वेंशनल मेथड है उससे थोड़ा सा कम पाया जाता है। ठीक है, अब है रैपिड प्रोटोटाइपिंग की जो मेन टेक्निक्स हैं वो क्या क्या हैं, तो ये देखना है। तो सबसे पहला है इसमें स्टीरियोलिथोग्राफी, इसे हम SCA कह देते हैं, स्टीरियोलिथोग्राफी। नेक्स्ट है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, इसे हम FDM के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है सेलेक्टिव लेजर मैन्युफैक्चरिंग, इसे LDM कहा जाता है। और एक सबसे चर्चित है 3D प्रिंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग, DMLS। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग में यूज होती हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास 3D प्रिंटिंग। अब ये 3D प्रिंटिंग क्या है, तो इसमें कन्फ्यूज में मत आइए कि 3D प्रिंटिंग के अंतर्गत हम सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं, नहीं, ये बात इसमें नहीं होती। तो जो 3D प्रिंटिंग सिस्टम है इसके अंतर्गत कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मॉडल द्वारा एक 3D वस्तु का निर्माण किया जाता है। ठीक है, 3D प्रिंटिंग के अंतर्गत हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मॉडल के द्वारा एक 3D ऑब्जेक्ट का निर्माण कर लेते हैं। इसमें पदार्थ को हम क्रमशः परत दर परत चढ़ाते हैं। ठीक है, यानी 3D कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के द्वारा 3D मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए
इस पर लेयर बाय लेयर लेयरिंग करके ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, ठीक है। और इसलिए इसे योज्य परत निर्माण यानी एडिटिव लेयर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? योज्य परत निर्माण यानी एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर, ठीक है, एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग कह देते हैं। ALM, ठीक है, एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग। क्यों कहा? क्योंकि जो कैड सिस्टम है उसके उपयोग के द्वारा हमने जो 3D ऑब्जेक्ट बनाई है वो बेसिकली एक के ऊपर एक लेयर को ऐड करके बनाने का काम किया है, ठीक है। अब इसके अलावा जो 3D प्रिंटिंग है ये विविध प्रकार के तरीकों को समाहित करते हैं, इनमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं जिसके द्वारा पदार्थ को कंप्यूटर नियंत्रण के अंतर्गत, ठीक है, परत दर परत चढ़ाकर अथवा जमा कर एक त्रिविमीय वस्तु का निर्माण किया जाता है। यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल के अंतर्गत, ठीक है, NC के अंतर्गत लेयर बाय लेयर प्रोसेस को अटैच करके आसानी से 3D ऑब्जेक्ट का निर्माण कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें सामान्य तथा पदार्थ को द्रव अणु, ठीक है, यानी ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के रूप में कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, तथा धूल के रूप में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। अब ये जो द्रव अणु है तो जैसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और पाउडर ग्रेन्स, धूल अणु जो है पाउडर ग्रेन्स के रूप में इनको मिला करके फ्यूज किया जाता है, ठीक है, और वो भी किस लेयर में? लेयर बाय लेयर रूप में। अब आगे हम बात करें अगर इस 3D प्रिंटिंग के अंतर्गत, तो 3D प्रिंटिंग में क्या देखा? कैड सिस्टम की टेक्निक्स के द्वारा इसका उपयोग करके जो डिज़ाइन मॉडल है उसको हम 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं जिसमें लेयर बाय लेयर एडिशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब 1990 में बात करें अगर, तो इन 1990 3D प्रिंटिंग टेक्निक्स वेयर कंसीडर्ड suitable only for the production of functional or aesthetic prototypes, यानी ऐसे क्रियाशील या फिर जो सजावट के सामान होते थे उनके लिए प्रोटोटाइपिंग निर्माण का कार्य से समझा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर इसमें थोड़ा मोर एप्रोप्रिएट है तो मोर एप्रोप्रिएट टर्म फॉर इट वाज रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। और इस प्रकार से 1990 के दशक में 3D यानी त्रिविमीय प्रिंटिंग तकनीक को केवल क्रियाशील व कलात्मक नमूनों को बनाने के उपयुक्त माना जाता था और इसके लिए जो सर्वाधिक उचित शब्द कहा जाएगा रैपिड प्रोटोटाइपिंग यानी त्वरित प्रतिमान या नमूना कहा जा सकता है। 2019 से आने तक यानी जब से 2019 आया, ठीक है, यथार्थता यानी रिलायबिलिटी, सुग्राह्यता और पदार्थों की श्रेणियाँ इस स्तर तक पहुँच गई कि कुछ 3D प्रिंटिंग प्रोसेस को औद्योगिक उत्पादन तकनीक के योग्य समझा जाने लगा। यानी जो हमारे पास क्वालिटी बढ़ी, इम्प्रूव हुई, ठीक है, जैसे मटेरियल रेंज बढ़ गई और इसके अलावा प्रिसीजन बढ़ा, रिपीटेबिलिटी बढ़ा, मटेरियल रेंज बढ़ा और ये इस पॉइंट तक बढ़ गए कि 3D प्रिंटिंग प्रोसेस को इस योग्य समझा जाने लगा कि इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। और इसके कारण योज्य निर्माण शब्द को 3D प्रिंटिंग के समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। यानी जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग था उसे हम 3D प्रिंटिंग के सिनोनिम के रूप में कहने लगे, ठीक है। तो ये 3D प्रिंटिंग के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो 3D प्रिंटिंग है इस पर जो विशेष कार्य हुए वो बेसिकली 2019 के आसपास या इसके बाद ही संभव हो पाए, ठीक है। इसके अलावा हम अगर आगे इसमें बात करें तो 3D प्रिंटिंग एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इसके द्वारा अत्यंत जटिल आकार यानी कितना भी कॉम्प्लेक्स शेप क्यों ना हो उसका निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। किसी 3D प्रिंटेड पार्ट को बनाने के लिए एक डिजिटल, ठीक है, यानी जो नंबर्स के द्वारा 3D मॉडल अथवा कैड फाइल का होना आवश्यक है, ठीक है। तो किसी 3D प्रिंटेड पार्ट को बनाने के लिए हमें एक डिजिटल या 3D मॉडल अथवा कैड फाइल का होना आवश्यक हो जाता है, ठीक है।
इस प्रकार से 3D मॉडल के अंतर्गत हम इन सारे टेक्निक्स का उपयोग करके जो डिजाइन डिजिटल मॉडल है उससे फिर हम 3D प्रिंटेड मॉडल तैयार कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग के अगर एग्जांपल्स देखें तो 3D प्रिंटिंग में कई प्रकार की प्रौद्योगिकियों और पदार्थों को शामिल किया गया है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग का उपयोग लगभग सभी उद्योगों में किया जा रहा है। ठीक है, विभिन्न एप्लीकेशंस की असंख्य के साथ इसे विविध उद्योगों के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। अब चूँकि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस अटैच हैं, ठीक है, इसलिए हम इसे कई सारे इंडस्ट्रीज़ में इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं हमारे पास, डेंटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी जो दांत संबंधित उपयोग पदार्थ हैं। इसके अलावा आई वेयर, ठीक है, वास्तु पैमाने के मॉडल यानी आर्किटेक्चुरल स्केल मॉडल्स एंड मैस्केट्स, ठीक है। उसके अलावा जो कृत्रिम अंग होते हैं, ठीक है, प्रोस्थेटिक्स, फिर फिल्म सहारा यानी मूवी प्रोप्स होते हैं, डिजाइन कई सारे जैसे दीपक, फर्नीचर आदि, ठीक है। जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का पुनर्निर्माण यानी जो हमारी फॉसिल्स हैं, इसके अंतर्गत इनको दोबारा कैसे हम रिक्रिएट कर सकते हैं, उनके अध्ययन के लिए ये सब जगहों पर इसका इस्तेमाल होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3D प्रिंटिंग हमारा एक मेन टेक्निक है रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंतर्गत, जिसके द्वारा हम 3D या कैड डिजिटल डिज़ाइन को हम 3D प्रिंटिंग के द्वारा प्रोटोटाइपिंग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।